नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं नगमा। एक भारतीय सेना के एक कर्नल और 2 सैनिक, भारत और चीन के बीच जो खूनी टकराव हुआ है, सैन्य टकराव, उसमें उनकी शहादत हुई है। एक बटालियन कमांडर थे जिनकी मौत हुई है। 2 हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग इस पर हो चुकी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, CDS बिपिन रावत, ये तमाम लोग राजनाथ सिंह से मिले हैं। जिस दौर में डी एस्केलेट करने की कोशिश चल रही थी, यानी कि बातचीत के जरिए तनाव जो फेस ऑफ बना हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसे कम करने की कोशिश चल रही थी, उस दौरान ये झड़प हुई जिसमें 3 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि गोली नहीं चली है, हाथापाई हुई है, पत्थर चले हैं। वैसे 1975 के बाद से पहली बार ये इस तरह का हिंसक तनाव हुआ है और भारत की तरफ से जो बयान आया है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस पर भारत का आधिकारिक बयान क्या है। भारत का कहना है कि जब गलवान घाटी में तनाव कम करने की कोशिश चल रही थी, एक हिंसक आमना सामना हुआ और दोनों तरफ कैजुअल्टी हुई। भारत की तरफ से एक कर्नल और 2 जवानों की जान गई है। दोनों तरफ के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे हैं और सेना का बयान भी इस पर आया है। सेना ने कहा है गलवान घाटी में तनाव घटाने की प्रक्रिया चल रही थी। बीती रात हुई एक हिंसक झड़प जिसमें दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए। भारत के 2 सैनिक और 1 अफसर शहीद हुए हैं। तनाव घटाने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों की बात हो रही है। लेकिन भारत पर चीनी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय का बयान आया है, चीन से दोनों पक्षों में सहमति का भारतीय सैनिकों ने गंभीर उल्लंघन किया है, ये चीन कह रहा है। 2 बार अवैध तौर पर सरहद पार की, चीनी सैनिकों पर हमला किया, नतीजे में गंभीर करीबी संघर्ष हुआ। मैंने भारतीय पक्ष के सामने अपनी बातें रखी हैं, अपील की है कि टुकड़ियां सरहद पार न करें, एक तरफा कार्रवाई न करें जिनसे सीमा पर हालात जटिल हों। भारत चीन ने संवाद के जरिए मुद्दे सुलझाने पर सहमति जताई है ताकि सरहद का तनाव ढीला पड़े, अमन चैन बहाल हो। चीनी सरकार का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने भी चीनी सेना को कोट करते हुए एक ट्वीट किया है और कहा है कि भारतीय सेना ने फिर लद्दाख के गलवान घाटी में LAC का उल्लंघन किया है और आक्रामक हमला किया है। तो ये तमाम बातें एक के बाद एक आ रही हैं। इस बीच ये हम आपको ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा कि किस तरह भारतीय सेना आक्रामक हुई है। इस बीच विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है। विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो हम आपको बता दें। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये जो पूरा इलाका है, ये वो इलाका है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मैप जहां पर ये हिंसक झड़प हुई है और आप इस इलाके की जो पूरी ज्योग्राफी है उसे देखिए कि यहाँ पे जो फिंगर रीजन है पैंगोंग लेक के पास वो है, गलवान नदी है, दौलत बेग ओल्डी है और ये पूरा लद्दाख का वो इलाका है जहाँ पर ये टकराव हुआ है और जहाँ पे फेस ऑफ बना हुआ था। इसके बाद जो मैप आप देख रहे हैं इसमें गलवान नदी और उसके ऊपर दौलत बेग ओल्डी है और ये जो सड़क का निर्माण जो आप नीली रेखा देख रहे हैं, ये वो रेखा है जहां पर भारतीय सरकार द्वारा सड़क का निर्माण हो रहा है। दौलत बेग ओल्डी में इंडियन एयरफोर्स का बेस है। इसके लिए भी ये आपने देखा कि कैसे गलवान नदी के ऊपर की तरफ है और इसलिए ये इलाका बहुत अहम हो जाता है जहां पर चीनी घुसपैठ करना चाह रहे हैं। ये गलवान नदी है जिसके दोनों तरफ ये सेना के स्टैंड ऑफ था और यहां पर झड़प हुई है। ये जो मैप है ये नेथन रूजर ने इसको ट्वीट किया और ये द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का मैप है। ये गलवान नदी का इलाका है और ये बहुत अहम मैप है। आप ज़रा ध्यान से देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पे कि ये जो मैप है इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डअप नजर आ रहा है चीन की तरफ। जो चीनी सेना ने बिल्डअप किया हुआ है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है और ये गलवान नदी का इलाका है जिस इलाके में आमने सामने सैनिक आए और यहाँ पर भी साफ नजर आ रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जहाँ पे काफी बिल्डअप है सेना का। ये भी नेथन रूजर ने ट्वीट किया। द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ का ये मैप है, इस इलाके का सैटेलाइट पिक्चर। और विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है वो आपको बता दें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि इसमें दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है, नुकसान को टाला जा सकता था, तनाव घटाने के लिए बातचीत हो रही है। चीन ने आपसी सहमति का सम्मान नहीं किया,
हम शांति को लेकर प्रतिबद्ध हैं, लेकिन संप्रभुता बनाए रखेंगे। तो ये विदेश मंत्रालय का बयान है, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम संप्रभुता बनाए रखेंगे। यहाँ पर हम तमाम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे और हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह। लेकिन पहले मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हर्षवी पंत, हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ORF, और इसके अलावा हमारे साथ राकेश सिन्हा भी जुड़ेंगे, बीजेपी के सांसद, महेश वर्मा बीजेपी के नेता, गौरव वल्लभ है प्रवक्ता कांग्रेस के। पर मैं शुरू करना चाहती हूं आपसे इस वक्त जनरल सिवाच, सबसे पहले जो MEA का बयान आया है जिसमें कहा गया है कि भारत की तरफ से कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, हालांकि हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, और चीन की तरफ से जिस तरह का आक्रामक बयान आया है, आपकी प्रतिक्रिया उस पर? देखो निधि, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो 5 और 6 मई से और अभी तक की जो हालात हैं वो एक प्रकार से डिफ्यूज हो रही थी। जैसा आपको पता है कि मेन मुद्दा क्या था चीन का, कि चीन ने कहाँ ऑब्जर्वेशन की है कि ये जो हमारी रोड बनी है दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी, जो कि एक हमारा सब सेक्टर नॉर्थ है जो अक्साई चीन के साथ है, उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशन रेज की थी, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। ये काराकोरम हाईवे, काराकोरम पास से 8 किलोमीटर है। इस रोड से आप डोमिनेट कर सकते हो काराकोरम हाईवे भी, और कहीं ना कहीं जो सिंगजियांग से तिब्बत में रोड जारी है अक्साई चीन में, उसको भी कर सकते हो। तो चीन को कहीं ना कहीं इसको एक तो उसने जो आपके ऊपर एक प्रकार के ऑब्जर्वेशन डाली, दूसरी जो ये फीडर रोड जा रही है, आपने जो बताया था, इस रोड से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, जो कि हमने सड़कें बना रहे हैं जल्दी मूव करने के लिए, वो भी चीन ने एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन रेज किया कि आप क्यों कर रहे। हमारा यही पॉइंट था कि जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया अपने देश में, तो हमने कुछ नहीं कहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, यह इलाका हमारा है, और इसमें कोई भी आज तक कोई भी गलवान घाटी के अंदर एक प्रकार से डिस्प्यूट नहीं थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन और भारत एक ही जगह को मानता है, मगर इसके बावजूद भी 5 और 6 मई को चीन जो है अपने 2000 से लेके जवान जो एक्साइज कर रहा था उनको यहां लेके आ गया, और उसके बाद फेस ऑफ किया। इसके साथ साथ उन्होंने पेंगेंगसो में किया। तो फर्क सबसे इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा, जो 2013 में देपसैंग में, 2014 को चुमर में हुआ, उससे ये बहुत अलग था। इस टाइम उसने पहले प्रिपेयर किया, आके फेस पहले उसने बिल्टअप किया और उसके बाद फेस ऑफ किया, क्योंकि इसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट कर रहा था अटेंशन पूरे वर्ल्ड से, जिस प्रकार से वो कोविड-19 से घिरा हुआ है, जहां पर उसको ताइवान में प्रॉब्लम है, हांगकांग में प्रॉब्लम है, WHO से प्रॉब्लम है, ट्रेड वार चला हुआ है। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपके पास आऊंगी इस बारे पर। मैं सबसे पहले एक छोटा सा प्रतिक्रिया चाहती हूं आपकी। ये 45 साल में कहा जा रहा है कि सबसे सीरियस फेस ऑफ रहा, और हिंसक ऐसा 45 सालों में नहीं हुआ जिसमें के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के खिलाफ जाकर एक तरह से जान गई है सैनिकों की। तो इसके बाद में ऑप्शंस क्या रह जाते हैं ऐसे समय में? पॉलिटिकल लीडरशिप के पास, आर्मी के पास, एक बटालियन कमांडर का शहीद होना, इसके बाद किस तरह के विकल्प रहते हैं? देखो, आपने बिल्कुल ठीक बोला। 1975 में एक बार हादसा हुआ था जिसमें हमारे 2-3 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद कोई गोली नहीं चली है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के साथ शांत था। बिल्कुल प्रोटोकॉल है, और इसके अंदर जो भी 1993, 1996 और 2013 तक के जो आपके एक प्रकार बायलैटरल एग्रीमेंट है, वो एक प्रकार SOP और मैकेनिज्म है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत बिल्कुल पीस थी। मगर जो कल हादसा हुआ, ये एक बहुत ही दुर्भाग्य है, और ये एक बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि इसमें अभी तक सच्चाई नहीं आई है पूरी कि क्या हमारे एक कमांडिंग अफसर और 2-3 जवान शहीद हुए, और चीन की क्या कैजुअल्टी है। पक्का है कि चीन ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, हमारी तरफ आया और हाथामुक्की की। मेरा एक पॉइंट है निधि कि अगर ये पॉइंट था तो क्यों नहीं हमने बीच में गैप किया आपस में। हम डिसएंगेज करने की बात कर रहे हैं कम से कम 10-12 दिन से, तो बीच में हमें गैप करना चाहिए, क्योंकि भारत
और जो चीन के जवान हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, और ऐसी नौबत नहीं आती क्योंकि चीन एक एग्रेसिव स्टाइल से आ रहा है, रोबस्ट स्टाइल से आ रहा है। तो ये जो कल हुआ एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल पे इसको हमारे साथ करना हर्ष पंत जुड़ रहे हैं, हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ORF। प्रोफेसर हर्ष पंत, मैं ये समझना चाह रही हूँ, जो अभी जनरल सिवाच ने भी कहा कि बहुत प्रेशर है सरकार के ऊपर, पर जब इस तरह की स्थिति है तो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास, अब क्योंकि सेना जहां पर है वहां पर अब तो स्थिति बनी हुई है, पर इसके आगे जो है डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ही विकल्प बचते हैं। और ऐसे में एक लगातार ये सवाल बना हुआ है कि एक ये इंफॉर्मेशन एज जहां पर एक तरह से प्रोपेगेंडा वॉर भी बहुत अहम हिस्सा है, वहां पर भारत की तरफ से जितनी जानकारी आधिकारिक तौर पर आनी चाहिए थी उसमें देर भी हो रही है और कम जानकारियां आ रही हैं और अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप पर अभी एक तरह से क्या विकल्प बच जाते हैं। नगमा, जब चीन का मुद्दा होता है तो उसमें काफ़ी परेशानियां होती हैं, क्योंकि चीन हमारा सबसे बड़ा नेबर है और चीन के साथ हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है उसको मैनेज करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। सारी सरकारों ने इस परेशानियों से जूझा है, सारी सरकारें इस परेशानियों से जूझ रही हैं, और ये सरकार भी ने भी पिछले कई सालों में हमने देखा हमेशा क्राइसिस हर साल होता रहा है LAC। लेकिन ये कुछ और बन गया है, क्योंकि इसमें कैजुअलिटीज का जिक्र हो रहा था, पहली बार हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जो मुद्दा आपने उठाया वो बहुत जरूरी है कि इस समय इंफॉर्मेशन जो आनी चाहिए, जिस तरह से नैरेटिव शेप करने की कोशिश चीन कर रहा है। चीन का पहला स्टेटमेंट क्या आया? चीन ने इमीडिएटली स्टेटमेंट ये दे दिया कि भारत ने एग्रेशन किया, इसका रिस्पॉन्स हुआ और इसलिए क्राइसिस हो रहा है LAC में, जबकि इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है। LAC चीन एग्रेशन कर रहा है और हम उसको रिस्पॉन्ड करने की, टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नैरेटिव अगर आप देखिए मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में जो नैरेटिव जिस तरह का छाया हुआ है वो चाइना का हुक लाइन एंड सिंकर उन्होंने खरीद दिया है नैरेटिव, और वो नैरेटिव बन गया है कि भारत ने एग्रेशन किया। तो उसको काटने के लिए भारत को जो इंफॉर्मेशन एक एग्रेसिवनेस चाहिए वो मिसिंग है। सरकार को बाहर इस बात में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। सरकार और भारत के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वरिष्ठ सरकार के मेंबर्स हैं, उनको एक क्लियर आर्टिकुलेशन देना चाहिए देश को कि हो क्या रहा है, कि जो भी हो रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पार्टिजान इशू है या कोई डिविजन्स हैं। जो भी है, सरकार के साथ सब लोग खड़े हैं, देश खड़ा है, जैसे सेना के साथ देश खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि आगे चल के आप इसको कैसे टैकल करें। अगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चीन की तरफ से चलेगा तो हम उसमें पीछे रह जाएंगे, हम वो नैरेटिव शेप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जो आपने जिसका जिक्र किया कि आखिर ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन कोई नहीं चाहता, कोई एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भारत की रेड लाइन है वो क्रॉस ना हो, उनकी रिस्पेक्ट चीन करे, और जिस तरह से एस्केलेशन चीन की तरफ से बड़ा है कम हो। अब जो ऑप्शन रह जाता है वो डिप्लोमेटिक रह जाता है, वो पॉलिटिकल रह जाता है, वो टॉप लेवल लीडरशिप का रह जाता है, जिसकी कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने डोकलाम के बाद शुरू करी थी, वुहान प्रोसेस के द्वारा। वो मुझे लगता है कहीं पर उसको रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि एस्केलेशन हम नहीं चाहते। दूसरा, जो ट्रेड और अदर इश्यूज बात है वो भी भारत को देखनी पड़ेगी कि आगे चल के चीन के साथ जिन मुद्दों पर, जिन असम्पशंस पर हमारे संबंध बन रहे थे, उन सारे असम्पशंस को हमको क्या क्वेश्चन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिस तरह का रोष देश में है, भारत सरकार को उस रोष को देखते हुए पॉलिसीज में बताने की, तो इस रोष को देखते हुए भारत सरकार को पॉलिसीज पर गौर करनी होगी कि किस तरह की पॉलिसीज बदली जाए। हर्ष, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं इस वक्त। MEA के जिस बयान का इंतजार था, उमा, वो बयान आया है और इसको कैसे देखते हैं आप? कहा गया है कि हम प्रतिबद्ध हैं कि हम वहां पर एक शांति बनाए रखें, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। जी बिल्कुल नगमा, देखिए ये 6 पैरा का जो बयान है वो आया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की तरफ से। और मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि क्या बिंदु इसमें है
इसमें यह कहा गया है कि जो भारत और चीन के बीच जो विवाद था उसको सैन्य और राजनयिक चैनल के जरिए, बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश हो रही थी। इसी सिलसिले में 6 जून को एक बैठक हुई थी जो कि काफी फ्रूटफुल रही थी, और उसके बाद जो स्थानीय कमांडर्स हैं उनके साथ कई सीरीज की मीटिंग हुई, और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि ये बातचीत के जरिए सुलझेगा। लेकिन उसके पहले ही जो गलवान वैली है वहां पे चाइनीज ट्रुप्स ने जो वहां पे LAC है उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, उसको तोड़ने की कोशिश की, और 15 तारीख की शाम को जो है ये झड़प है वो हुई है, जिसमें दोनों तरफ को कैजुअलिटी हुई है, और ये एक सीरियस ब्रीच है चीन की तरफ से। दूसरी जो आखिरी जो 2 बिंदु है वो ये है कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको लेकर इंडिया बिल्कुल साफ तौर पे ये मानता है कि इंडिया जो अभी कर रहा है जो अपनी एक्टिविटी वो बिल्कुल इंडिया का क्षेत्र है, इंडिया का इलाका है, किसी तरह का इंकर्जन इंडिया की तरफ से नहीं की जा रही है। और आखिर में ये जो बात आपने कही वो आखिर के पैरा में है कि हम शांति के जरिए इस पूरे विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन हम उतने ही कमिटेड हैं अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता और अपनी क्षेत्र की रक्षा के लिए। तो ये 6 बिंदुओं का जो MEA का स्टेटमेंट है वो आया है, और ये काफी कुछ कहता है। भारत अभी भी शांति की बात कर रहा है और शांति के जरिए इसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो जिस तरह से चीन की तरफ से ये हमारे सैनिकों को शहादत दी गई है, उसके बाद आखिरकार भारत की तरफ से क्या कुछ एक ऐसा एक्शन होगा जिससे चीन को इस तरह की हरकत आगे ना करे, उसकी एक सबक मिले। तो जाहिर सी बात है कि जोर अभी बातचीत पर ही रहेगा, क्योंकि इससे ज्यादा एस्केलेट करना दोनों ही देशों के हक में नहीं होगा, खासतौर पे ना इकोनॉमिक ना ही लोगों के जान माल के तौर पे। लेकिन इतना जरूर है कि जो चीन ने कर दिया है उसका एक माकूल जवाब भारत की तरफ से उसका इंतजार जो है वो रहेगा, वो सैन्य हो या डिप्लोमेटिक हो वो देखना होगा। बिल्कुल। और इस बीच चीन ये नैरेटिव बनाने में पूरी जोर शोर से जुड़ा हुआ है कि भारत की तरफ से आक्रामक हमला हुआ, भारत की तरफ से अग्रेशन हुआ, और इस वजह से चीन जो शांति बनाए रखना चाहता है उसने ऐसा किया। तो उसमें हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत को अपनी तरफ से इस प्रोपेगेंडा वॉर को काउंटर करने की जरूरत है और आक्रामक तरीके से। एक ब्रेक लेते हैं और हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, हम लौटेंगे इस चर्चा पे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश सिन्हा, भारत और चीन के मसले पर और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिन्हा, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूं कि ये 45 साल में सबसे ज्यादा एक तरह से कहें तो वर्स्ट एस्केलेशन और हिंसक भिड़ंत वहां पर हुई है, जैसा हुआ नहीं था, वर्स्ट क्लैश है। इस दौरान डी एस्केलेशन की बातचीत भी चल रही थी, और उस दौरान ये होना, इस पर क्या प्रतिक्रिया या इसको कैसे समझें? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले आर्मी चीफ ने यह कहा था कि सब कुछ सामान्य हो गया है और डी एस्केलेशन चल रहा है। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि चीन पर विश्वास करना आत्मघाती होता है। 1962 में ऐसा ही हुआ था। 62 से लेकर आज तक चीन की भारत के प्रति नीति नहीं बदली है। आज जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, इस घटना के साथ साथ जो लगातार 15 से चीन की नीति बदली है, उसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण। 2014 से पहले आप CAG का रिपोर्ट देख लें या अन्य सोर्सेज से आप देख लें, भारत चीन सीमा पर जो सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था बहुत ही स्लो गति से हो रहा था, बहुत धीमी गति से हो रहा था। CAG ने 2017 में बताया कि 2012 तक सिर्फ 525 किलोमीटर रोड का बना था, जबकि लगभग 3800 किलोमीटर रोड बनना था। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता के साथ हर प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकसित किया गया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड का नहीं है, बल्कि 3800 किलोमीटर में 75% रोड 2018 के अंत तक 19 के अंत तक बन गया था, और 2020 के मई तक, अभी जब सीमा पर विवाद चल रहा है तब भी रोड बनने का काम चल रहा है। अभी आपने समाचार देखा होगा कि 1600 मजदूर झारखंड से वहां प्रस्थान कर रहे हैं। तो यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, ये चीन को रास नहीं आ रहा था। एक दूसरा, जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद पूरा डायनेमिक्स बदल गया। चीन शुरू से
जी। 90 एक इसको पूरा कर लो। चीन शुरू से 90,000 वर्ग किलोमीटर पर दावा करता है, जिसमें पूरा अरुणाचल प्रदेश आता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। उसके बारे में लद्दाख, इसके बारे में उसकी पूरी दृष्टि दूसरी है। 2006 में उसने अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक टर्म कॉइन किया, साउथ चीन, साउथ तिब्बत, यानी तिब्बत का हिस्सा है। राकेश सिन्हा जी माफ कीजिएगा, आपको टोक रही हूं बीच में, क्योंकि ये तो समझ में आया कि चीन ये क्यों कह रहा है। आपने शुरुआत में कहा कि चीन के ऊपर भरोसा नहीं करना है, पर ये लग रहा था कि हम भरोसा बहुत कर रहे हैं। ये बात तो समझ में आनी चाहिए थी, क्योंकि कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में। मल्टीलैटरल सेटिंग्स में 2017 में बातचीत हुई, 2 समिट लेवल बातचीत हुई, वुहान स्पिरिट की अभी भी बात होती है, और इससे काफी उम्मीद बढ़ी थी कि बातें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। तो क्या हमें ये समझ नहीं आया था कि हम अपनी नीतियों को थोड़ा बदलें और चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता? देखिए, ये समझ में आया तभी तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उस स्तर तक किया जो चीन कर रहा था। चीन को लगा कि यदि भारत के साथ कोई संघर्ष होता तो चुनौती समान रूप से मिलेगी। अब तक जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर चीन अपनी आपत्ति जाहिर करता था, या तो काम स्लो होता था या रोक दिया जाता था। आज फेस ऑफ की स्थिति में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे पुल का बनना हो, 125 ब्रिजेज लगभग तैयार हो गए हो, उसमें से कुछ कंप्लीट होना है, कुछ कंप्लीट हो गए, लगभग तैयार हो गए। तो आज हम बॉर्डर पर यदि चीन के साथ किसी प्रकार की जो हम नहीं चाहते स्थिति बनती है, तो हमारी सेना को वह तकलीफ नहीं होगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बड़ा सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा वॉर का भी जमाना है, सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन वॉर का जमाना है। चीन की तरफ से एक लगातार नैरेटिव चल रहा है जो दुनिया भर में इस समय छा गया। इसके पहले मैं प्रोफेसर हर्षपंत से बात कर रही थी, उन्होंने भी ये बात कही कि एक वेस्टर्न मीडिया में भी चीन का नैरेटिव है कि भारत आक्रामक था, भारत ने घुसपैठ की। भारत की तरफ से यहाँ देश में भी सबको उम्मीद है कि कुछ बयान आए अब, लेकिन काफी देर से, पर थोड़ी क्या और जानकारी या और ज्यादा हमें इसमें सक्रिय होकर फौरन इसको अपनी नैरेटिव को आगे नहीं करना चाहिए था? क्या उसमें देर नहीं हो रही है? एक बात जान लीजिए, चीन भारत को आक्रमणकारी 62 में भी बोला था और आज भी कह रहा है। चीन की बात पर वेस्टर्न मीडिया 62 और अभी का परिप्रेक्ष्य में इंफॉर्मेशन वॉर की बात कर रही हूँ। उसके नैरेटिव पे विश्वास नहीं कर रहा है, कोई विश्वास करेगा भी नहीं। पर हम अपने नैरेटिव में इतना पीछे क्यों है? ये भी सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं ऐसे मौके पर, एक सेकंड मैं एक सवाल पूछ लूं, क्यों नहीं ऐसे मौके पर पार्टियों को, तमाम विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और एक नीति बनती ताकि भारत एक यूनाइटेड रुख रखे इसके ऊपर? विपक्ष कुछ सवाल उठा रहा है, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। देखिए, मैं इसका दोनों सवाल का जवाब देता हूं। जहां तक भारत की स्थिति है दुनिया की राजनीति में, पहली बार भारत 47 के बाद से पावर ऑफ बैलेंस भारत के पक्ष में जा रहा है। आज G7 में भारत को आमंत्रित किया जा रहा है, जो चीन को नापसंद है। इसके साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस सभी राष्ट्र आज चीन से कोविड-19 के बाद चीन के वास्तविक चरित्र को पहचान रहे हैं। चीन पूरी दुनिया में आइसोलेटेड है। भारत की सकारात्मक भूमिका नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ रही है और चीन को यह बर्दाश्त नहीं। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, नगमा जी इसको समझ लेना चाहिए। कोविड-19 के बाद से चीन से जो इन्वेस्टमेंट था दुनिया का, चाहे जापान का हो या अमेरिका का हो, वो चीन से बाहर आ रहे हैं और भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन दिखाई पड़ रहा है। चीन इस तरह का संकट पैदा करके उस डेस्टिनेशन के बारे में जो एक सेंटिमेंट पैदा हो रहा है, उस सेंटिमेंट को बदलना चाह रहा है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं उनको याद दिला दूं, चीन की यह सब जो करामात है, यह जो उसका मनोबल बढ़ा, उसका एक घटना आपको मैं बता देना चाहता हूं, शायद बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा। 1960 की कहानी है। चाइना के एम्बेसी में, भारत के चीन के एम्बेसी में भारत के एक डाकिये को पीटा गया। जब इंस्पेक्टर गया उसका करने, ये राज्यसभा में सवाल उठा, उस पर बहस हुई, करीब 11 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। जब इंस्पेक्टर गया तो उसको जबरदस्ती रोका गया, उसे तब छोड़ा गया जब लिख कर दिया डाकिये ने गलत कंप्लेन किया। इस पर सवाल जवाब हुआ, चीन के द्वारा प्रोपेगेंडा होता था और नेहरू जी को इस पर एक तरह से प्रतिरक्षात्मक होता गया। तिब्बत को हमने छोड़ दिया और तिब्बत को हमने छोड़ने के बाद नेपाल, भूटान और भारत को चीन की सीमा में ला दिया। तो यह सब जो लगातार गलतियां हो रही हैं, उस गलती को करेक्ट करने के लिए मोदी जी ने लेकिन राकेश सिन्हा जी, सवाल उठ रहा है कि करेक्ट करने के लिए क्या नीतियां बनी और उसके ऊपर कोई सफाई नहीं है, और उम्मीद है लोगों को कि उसके हमारी नीति क्या है वो थोड़ी और साफ हो। और दूसरे कि इस समय भारत न सिर्फ चीन से एक फ्रंट पर जूझ रहा है, बल्कि नेपाल को देखिए, जो आपका पड़ोसी, हमारा पड़ोसी देश है, वहां पे एक समस्या खड़ी हो रही है, और पाकिस्तान के साथ तो समस्या है ही। लेकिन इस वक्त इतना ही समय है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सिन्हा आपका इसमें शामिल होने के लिए, और हमारे बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
महेश वर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, और गौरव वल्लभ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। गौरव वल्लभ, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहती हूं कि जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उसकी वजह से ये सब समस्या अभी आ रही है, ऐसा राकेश सिन्हा कह रहे थे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? नगमा जी, सबसे पहले तो मैं कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पालानी और सिपाही ओझा को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमारी सबकी रक्षा के लिए दे दी, उन सबको एक सलाम करना चाहता हूं देश की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत रूप इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अब नगमा जी, सवाल ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और यदि हम बात करें भारत की अखंडता, हमेशा कांग्रेस पार्टी का रुख है कि वो सरकार के साथ खड़ी हो। पर समस्या ये है नगमा जी कि सरकार स्वयं बैठी है, सरकार स्वयं बैठी है और हम उसके साथ खड़े हैं। आज हो क्या रहा है, भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारी जो जीओसी कमांडर नॉर्थ कमान के रहे हुए, वो पूर्व डिफेंस के हमारे बड़े एक्सपर्ट, वो 5 मई से कह रहे हैं कि चीन भारत की सीमा में घुस चुका है, 5 से 10 हजार सेना के साथ घुस चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, सेनाध्यक्ष सवाल पूछ रहे हैं भूतपूर्व, पर सरकार जवाब नहीं दे। मेरा एक ही सवाल है, आज तू मैं का कोई समय नहीं। अभी सिन्हा जी को मैं सुन रहा था, बोले कि चीन पर विश्वास करना आत्मघाती है। अरे ये दिव्य ज्ञान आज क्यों आया आपको? 2018 और 19 में शी जिनपिंग के साथ आप मल्लापुरम के बीच पे मूंगफली खा रहे थे, साबरमती के बीच पे आप झूले झूल रहे थे, उस दिन आपको ये चीजें याद नहीं आई और आज आपको ये सारा दिव्य ज्ञान आ गया। आपका हर पड़ोस, आप भले पाकिस्तान से हमारे पुरानी हमारी प्रॉब्लम्स है, नेपाल भारत के भूभाग को अपना भाग बता रहा है, चीन हमारी देश की सीमाओं में घुस चुका है, आपने पूरा नाश कर दिया। एक ऐसा दोस्त बताओ जो हमारे पड़ोस में है, जो हमारा दोस्त है, आपने सबको स्पॉइल कर दिया। मेरा एक ही सवाल है और आज मैं इसके आगे सवाल है और ये सवाल देश पूछ रहा है कि इस समय स्थिति क्या है, इसके ऊपर और सफाई से जानकारी सामने आए। एक ब्रेक लेते हैं और हम लौटेंगे इस चर्चा पे। हम चर्चा कर रहे हैं भारत और चीन का आमना सामना, जो 45 साल में सबसे ज्यादा हिंसक आमना सामना हुआ है, जिसमें हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ महेश शर्मा जुड़े हुए हैं बीजेपी से और अभिजीत भट्टाचार्य, सुरक्षा विशेषज्ञ। महेश शर्मा, आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहती हूं कि तीनों तरफ से, भारत की तरफ से सभी नेबर्स, जो हमारी सीमाएं हैं वहां पर इस समय हलचल है, चाहे नेपाल हो, इधर पाकिस्तान हो और अब यहाँ पर चीन हो। तो ये क्या हो रहा, सवाल उठ रहे और जानकारी सरकार की तरफ से की नीतियां क्या हैं? आज के दिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेकर एक नीति बनाई जाती है। देखिए नगमा जी, ये तो स्पष्ट है कि मातृभूमि के एक एक इंच की रक्षा करते हुए हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम ये बात करें कि आज देश जिस मजबूती के साथ और जिस जवाबदेही के साथ चीन को करारा जवाब दिया है, वो बेमिसाल है। आप अगर चीन जानकारियां सरकार की तरफ से और सामने आनी चाहिए थी, इंफॉर्मेशन वॉर का दौर है, लेकिन जानकारियां सरकार की तरफ से कम और बहुत अब देश को पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि पहले भी कहा गया कि यहाँ पे डीएस्केलेशन चल रहा है और हालात सही हैं, लेकिन डीएस्केलेशन होते होते ये हो जाता है। नगमा जी, मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा तो मैं अपनी बात को अच्छी तरह से कह पाऊंगा। आपके दर्शकों के लिए भी ये जरूरी है जानना कि पहली बार चीन जो है इनिशिएटिव लिया बातचीत करने के लिए। ये पहली बार किसी कन्फ्लिक्ट को लेकर या किसी डिस्प्यूट को लेकर उसने खुद पहल की कि भाई हम बातचीत करना चाहते हैं। दूसरा, आज जो गौरव वल्लभ जी हमारे जो कांग्रेस के मित्र जो बता रहे हैं, ये तो इनके ही रूल में कई बार छला है और ऐसे छलनी किया है, या नेहरू जी के 1939 का एक लेटर को लेकर युद्ध की तैयारी करना, या फिर पंचशील को लेकर घात लगाना, या फिर 1967 में आगे जो है हमारे साथ जबरन हमारे ऊपर कब्जा कर लेना। तो ये सारी बातें तो अपनी जगह है, लेकिन ये चीज आपको समझना होगा कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से पाकिस्तान और चाइना के लिए जो है भारत बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। जब भी कोई वहां राजनीतिक कारण या आर्थिक कारण बनता है तो ये अक्सर जो है भारत की तरफ जो है इस तरह की घात लगाने की और इस तरह की जो दुस्साहस करने की। पर ये भी जनरल
पनाग का ये ट्वीट था अभिजीत भट्टाचार्य की 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग जो है चीन अंदर आ चुका है। चीन की नीति लगती है कि हम 2 कदम आगे जाएं और 1 कदम पीछे हटें, तो चीन वहां पर चीन आक्रामक हो रहा है। ये देखते हुए इस समय जो हम इतिहास की बात करें कि किसने क्या गलती की, पर अभी की क्या नीति है और ये सबसे सीरियस फेस ऑफ है इस समय, आप क्या इसको कैसे एनालाइज करते हैं? 2018 में सुनाई पड़ रही नगमा जी? जी जी, कैन यू हियर मी? जी 2018 में चीन ने $54 बिलियन हमारे यहां से कमाया था, $54 बिलियन, और वही कमा के हमारा सोल्जर को मार रहा है। तो मैं यही आश्चर्य हूं कि अभी तक चीन कैसे हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, हमारा इंडस्ट्री को तोड़ा है, हमारा कॉमर्स को तोड़ा है, हमारा बैंकिंग को तोड़ रहा है, हमको सब इकोनॉमिकली सब कॉन्ट्रैक्ट चीन को मिल रहा है और हमारे यहाँ पे सोल्जर्स मर रहे हैं। हमें तो लग रहा है नेहरू जितना गलती किया हम भी वही गलती कर रहे हैं, उससे भी खराब कर रहे हैं। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? इकोनॉमिकली हमारे अंदर हैं और हमारे सोल्जर्स मारेंगे, डिफेंस को मारेंगे और कोई बात नहीं मानते हैं। चीन का देखिए, मैं चीन का स्टूडेंट हूं, चाइनीज हिस्ट्री का, और नगमा जी आप हमारे किताब के ओपनिंग में आए थे 20 अक्टूबर शनिवार 2018। मैंने यही कहा था कि कल चीन नॉर्थ ईस्ट और बंगाल और बॉर्डर को मारा था और आने वाले दिन में हिंदुस्तान को खत्म करेगा। यही तो कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को आप कभी विश्वास करते हैं? हे भगवान, मैं कहां जाऊं? इसी बीच में महेश वर्मा जी, मैं आपको जानकारी दे दूं, इंडिया टुडे की एक खबर थी कि चाइनीज फर्म जो है उसने सबसे लोएस्ट बिड किया है दिल्ली मेरठ प्रोजेक्ट के लिए, और आरएसएस से जुड़ा जो गुट है उसने सरकार से कहा है कि इस कंपनी के बिड को स्क्रैप करें। तो जो अभिजीत भट्टाचार्य कह रहे हैं कि इस तरह का कारोबार और सीमा पर ये, महेश वर्मा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। कर दूं कि हमारे लोग हैं वो ज्यादा चीन को मजबूत जताते हैं। हम चीन के मामले में आज की डेट में देश दुनिया में बहुत आगे हैं, और देश दुनिया में आज हमारे साथ कहीं यूके है, फ्रांस है, यूएस भी है, और आप रशिया तो हमारा स्वाभाविक दोस्त है। तो हम अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो हमारी मजबूत नहीं होंगे तो अमेरिका से कितनी उम्मीद इस समय? अमेरिका से उम्मीद लगाना क्या सही है अभिजीत भट्टाचार्य? बिल्कुल नहीं। हिम्मत मर्दान मदद खुदा। अगर हम अपने को मदद नहीं कर सकते हैं तो अमेरिका रशिया कुछ नहीं कर सकता। 1971 में अमेरिका ने कितनी आंखें दिखाई थी हमारे हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान डटा रहा 1971 में, और इसीलिए हमारी जीत हुई थी। मैं कहता हूं कि अगर हिंदुस्तानी अगर बलबूते में नहीं खड़े हो पाएंगे तो चीन ऐसा ही करेगा, क्योंकि चीन को मालूम है कि चीन जो वीक होता है उसको अटैक करता है, जो स्ट्रांग होता है उससे डर के और बच के रहता है। चीन की लगातार नीति ये रह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस समय इतना ही समय है मेरे पास। चीन की नीति ये लगातार लग रही है कि 2 कदम आगे, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, और उसके बाद जहां पे वो आगे बढ़ता है वहां से कहता है कि ये उसकी जगह यही है, फिर वहीं से वो बात कर रहा है। और सवाल ये उठ रहा है कि कितनी घुसपैठ हुई है भारत की सीमा के अंदर में, और इसके लिए लोगों को, देश को उम्मीद है कि साफ जानकारी सामने आएगी कि दरअसल वहां पे सिचुएशन है क्या। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। और भारत चीन टकराव और तनाव पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि शब्द बयान नहीं कर सकते वो दर्द जो मैं महसूस कर रहा हूं उन अफसरों और लोगों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जीवन त्याग दिए। उनके सभी चाहने वालों को मेरी संवेदनाएं, इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। और इसी बीच विदेश मंत्रालय का बयान इस मामले पर आ गया है। विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो ये है कि दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है, नुकसान को टाला जा सकता था, तनाव घटाने के लिए बातचीत हो रही है। चीन ने आपसी सहमति का सम्मान नहीं किया। हम शांति को प्रतिबद्ध हैं लेकिन संप्रभुता बनाए रखेंगे।